ओके, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखो, हम लोग बेसिक वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। बेसिक वाले चैप्टर्स में उसके बाद का जो क्या है कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, वोल्ट मीटर, आमीटर, ओम मीटर, है ना। तो बेसिकली उसको हम लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। आगे जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग कुछ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है सर्टेन तरीके में, ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखो, अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में देखो होता क्या है कि क्लासिफिकेशन करने का, देखो हम हमेशा बताए हैं, कभी भी किसी भी चीज को क्लासिफाई किया जाता है तो उसको अलग अलग पैरामीटर के बेस पे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग किस पे बेस पे कर रहे हैं, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। हम लोग को क्या मेजर करना है उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें, ओके, तब हम किसके कितनी चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखो। क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जैसे मान लो अगर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर, करंट मेजर कर रहे हैं तो आम मीटर, ठीक है, पावर मेजर कर रहे हैं तो वाट मीटर, एनर्जी मीटर, एनर्जी कर रहे हैं तो एनर्जी मीटर, फिर पावर फैक्टर कर रहे हैं तो पावर फैक्टर मीटर। इस तरह से करके हम लोग कर सकते हैं। तो इतना सारा जो है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ये इतना सारा कैटेगरी आता है। ओके, तो मतलब और देखो, अगर वर्किंग प्रिंसिपल पे देखें कि मतलब कौन से प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट हो सकता है, थर्मल और हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब देखो, इसमें तुम्हारा हो सकता है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या फिर रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ओके, तो देखो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो रहेगा उसमें देखो तुम्हारा जैसे हो गया पीएमएमसी। देखो देखो ये हम लोग पढ़ेंगे, देखो पीएमएमसी होगा जो आर मीटर वोल्ट मीटर दोनों उसका हो सकता है, ईएमएमसी होगा, ये सब आगे आएगा, तुमको क्लियर हो जाएगा। ओम मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये सारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये एग्जांपल है उसका। ओके, फिर रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आएगा तो जैसे मैग्नेटिक टेप हुआ, ठीक, वॉइस रिकॉर्डर, सिस्मोग्राफ, ईसीजी, इतना सारा चीज मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का ये आ सकता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में जाओगे तो एनर्जी मीटर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली तुमको पूरा फिक्स्ड याद नहीं रखना है, समझे। हम तुमको एक इंस्ट्रूमेंट का ऑलरेडी क्लासिफिकेशन दे चुके हैं, यूनिट है सर। है ना। इंस्ट्रूमेंट का ऑलरेडी हमें क्लासिफिकेशन दे चुके हैं। ये वो क्लासिफिकेशन नहीं है, वही क्लासिफिकेशन याद रखना है। ये कैटेगराइज किया गया है, हम लोग बारी बारी से देखो ये शुरुआत करेंगे, जैसे हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ना शुरू करेंगे, आम मीटर पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, ओम मीटर भी रहता है, ठीक। तो हम लोग इस तरह से पढ़ना धीरे धीरे शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो, अब आ जाता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या किए कि इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोले थे ना, बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कौन कौन से इफेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो हम लोग को पहले ये जान लेना है कितने इफेक्ट्स पॉसिबल है और कितने इफेक्ट्स पे बेस्ड जो है इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल है, सिंपल ये जाना। तो यही चीज है, वेरियस इफेक्ट्स इंप्लॉयड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा इफेक्ट्स यूज होता है वो सब देखो। सबसे पहला जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है परमानेंट मैग्नेट द्वारा बनाया गया मैग्नेट। ठीक है, देखो मैग्नेट दो तरीके से हो सकते हैं। एक आप क्या होगा कि एक होगा परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा होता है टेम्पोररी मैग्नेट जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं ना अपने भाषा में चुंबक, है ना। तो वो उसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल रहेगा, ठीक है, एक साउथ पोल रहेगा, ठीक, ये फिक्स्ड है, इसमें तुमको अलग से कोई करंट देने की जरूरत नहीं है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, और लंबे समय तक ये क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, ठीक है, अलग से कुछ तुमको करंट देने की जरूरत नहीं है, सिंपल। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है तुम्हारा, ऐसे होता है जिसको हम लोग सोलेनॉइड भी बोलते हैं ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारा हो गया, इस पे तुमको क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करते हो, और इसमें क्या करते हो, करंट फ्लो कराते हो, है ना। तो करंट फ्लो कराने से क्या होता है, ये इसका जो बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है कुछ इस तरह से। ओके, समझे ना। तो ये दोनों तरीका पॉसिबल है मैग्नेट क्रिएट करने का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जब भी बात आएगी तो परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, ठीक है। तो देखो, तो पहला जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो परमानेंट मैग्नेट वाला फील्ड है। ओके, जो दूसरा फील्ड है जो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड पे रिलेटेड कौन कौन सा डिवाइस है वो देखो, पीएमएमसी। ओके, तो पीएमएमसी से आमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, ठीक है।
आगे ये चीज क्लियर हो जाएगा कि इससे हम लोग सिर्फ डीसी ही मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट आगे तुमको याद हो जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल देख के चलो इसको, जैसे आगे आगे तुम लोग सबका इंडिविजुअल का डिटेल पढ़ते जाओगे, है ना, तो ये सारा पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुमको ऐसे है कि इसको इसको रटना है, नहीं रटना, फिलहाल देखो लिखो। उसके बाद से क्या होगा, जब आगे तुम इस इंस्ट्रूमेंट का पूरा जब डिटेल पढ़ोगे तो इसके बारे में ये सारा पॉइंट खुद से ही लिखने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ईएमएमसी और ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पे ये है। ठीक, तो अब देखो इसके बाद से जो तुम्हारा आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले में तुम्हारा क्या है, जैसे देखो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट पे इंस्ट्रूमेंट बेस जो होता है, जैसे ऐसे होगा। देखो ये जो तुम्हारा दो प्लेट है ना, सुनो, हम इस सब का इंडिविजुअल जो है ना एक्सप्लेनेशन हम एकदम लिखवा नहीं रहे हैं, ये ध्यान देना। जैसे हम तुमको बताया ना, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जान लो। मान लो दो ऐसे प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, ठीक, और इन दोनों के बीच क्या होता है, तुम अगर वोल्टेज प्रोवाइड करोगे ना, अगर सर्टेन वोल्टेज दोगे, ठीक, तो इस पे क्या होता है ना, चार्ज का स्टोरेज हो जाता है। ठीक, यहाँ पे अगर सर्टेन चार्ज अगर यहाँ स्टोर हो गया दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, तो कैपेसिटिव इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स क्रिएट होता है। तुम लोग जानते होगे कि दो पॉइंट्स चार्ज होते हैं ना, है ना, तो दोनों के बीच आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर दो चार्ज स्टेशनरी चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे उसके बारे में, तो ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। ठीक, तो देखो, तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट पे बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर होता है जिसमें टॉर्क वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, ये आप लोग को आगे पता चलेगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है जिसमें दो तरीके पॉसिबल है, अट्रैक्शन एंड और रिपल्सन टाइप। ठीक है, तो इसमें मूविंग आयरन इस केस में पॉसिबल है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये इस तरह वाला चीज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आता है। फिर एक होता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, उसमें हम लोग उसका डिटेल पढ़ेंगे, समझे, तो वहां तुमको क्लियर हो जाएगा। इंडक्शन टाइप में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, समझे। ईएमएफ जो क्या, एक प्लेट होता है, इस पे दो कॉइल आपस में क्या होते हैं ना, जैसे इसमें एक ईएमएफ होगा, इसका एडी करंट होगा, फिर इसमें ईएमएफ होगा, इसका एडी करंट होगा, ये दोनों एडी करंट का फ्लक्स आपस में रिएक्ट करेगा तो टॉर्क क्रिएट होगा। तो ये पूरा डिटेल हम लोग आगे इसका पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग लिस्ट बस जान रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, लिस्ट है। इसका पूरा डिटेल हम लोग हर एक इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ेंगे तो उसका तुम बारे में जान ही जाओगे। ठीक, फिर थर्मल इफेक्ट होता है। थर्मल इफेक्ट पे भी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं, जैसे बोलोमीटर, आरटीडी वाला हम बताए थे तुम लोग को, थर्मिस्टर होता है, थर्मोकपल होता है, सब टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है। ठीक, और थर्मल इफेक्ट पे बेस्ड तुम्हारा हम लोग को ईएमएफ वाला भी आता है। फिर उसके बाद से देखो केमिकल इफेक्ट होता है, डीसी एम्पियर आवर मीटर होता है इस पे बेस्ड। ये दोनों है जो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं लाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद से देखो हॉल इफेक्ट होता है, जिसपे बस बनता है तुम्हारा देखो गॉस मीटर होता है, फ्लक्स मीटर होता है, हॉल इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है एक। ठीक है, तो सबका उतना डिटेल हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है ना, नहीं तो सबका डिटेल बताने जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग जो जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसका डिटेल हम लोग जान जाएंगे, है ना। सर हॉल इफेक्ट क्या है? हॉल इफेक्ट देखो, यस सर। अब इसमें देखो, इसीलिए तो हम तुम लोग को बता रहे थे ना, इसका सारा सारा का डिटेल हम तुम लोग को दे नहीं रहे थे। देखो हॉल इफेक्ट में क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, और उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके बाद से उसमें सर्टेन फोर्स लगता है। सिंपल समझो ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट का अवेलेबिलिटी और एक दो कंडीशन होता है, उसके बाद उस पर सर्टेन फोर्स लगता है, तब जाके वो मतलब वो उतना कंडीशन अवेलेबल रहेगा, तब उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगता है। ठीक है, वो हॉल इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। हॉल इफेक्ट वाले जब इंस्ट्रूमेंट में जब फ्लक्स मीटर पे आएंगे ना, तो तुमको उसका पूरा डिटेल देंगे। ठीक है, अभी उस पर फोकस मत करो, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम तुमको शॉर्टकट में बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो जब फ्लक्स मीटर हम लोग को, फ्लक्स मीटर बेसिकली पढ़ना है, ठीक है ना, तो फ्लक्स मीटर जब पढ़ोगे तो उसमें हम तुम लोग को हॉल इफेक्ट बता देंगे, है ना, क्लियर।
और ये Yes, sir. जब सेंसर वगैरह पढ़ना होगा तब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा। इंडिविजुअल अभी बताएंगे तो इसी में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। फिर जब हम लोग इसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम लोग को इफेक्ट पढ़ना ही है, ठीक है। तो जब हॉल इफेक्ट जब हम बताएंगे तुमको तो तुम वहां पे लास्ट में क्लैरिफिकेशन ले लेना, ठीक है। तो फिलहाल तुम्हारे पास लिस्ट अवेलेबल है। तो ये देखो, ये लिस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो कौन से इफेक्ट पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है ये याद रखना जरूरी है, समझे। तो ये लिस्ट अभी काम नहीं देगा, जब तुम सारे इंस्ट्रूमेंट ये सारा पढ़ लोगे ना उसके बाद से जब तुम इस लिस्ट को देखोगे तो तुमको याद आ जाएगा, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट इस पे काम करता है। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट एसी पे भी काम करता है, डीसी पे भी काम करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डीसी पे काम करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एसी पे काम करता है, ये सारा इसमें अवेलेबल है। ओके, चलो अब आ जाओ, कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, या फिर जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक, उसमें उसके ऑपरेशन में 3 तरह के फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। वोल्टमीटर पढ़ेंगे, आमीटर पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इन सारे के ऑपरेशन में क्या होता है ना, 3 तरह के फोर्स अवेलेबल होते हैं, 3 तरह के फोर्स। तो अब देखो पहला कौन सा है, अब देखो हम फोर्स बोल रहे हैं, अगर लीनियर मोशन है तो फोर्स होगा, अगर वो हमारा सर्कुलर है, ठीक है, तो उसमें टॉर्क आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फिलहाल, टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, ये 3 तरह का लगता है। अब देखते हैं कि ये इंडिविजुअल होते क्या क्या है, ठीक। चलो, तो देखो ऐसे भी समझ लो, मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है तो तुम्हारा पर्पस क्या है, सबसे पहला तुम अगर करंट दो तो ये डिफ्लेक्ट हो, है ना, है कि नहीं। मान लो अगर तुम करंट मेजर कर रहे हो, वोल्टेज मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, जो भी चीज मेजर कर रहे हो, तुम जो भी अगर इफेक्ट दे रहे हो, अगर इनपुट दे रहे हो, तो इसका काम है पहले डिफ्लेक्ट करना। डिफ्लेक्ट करेगा तभी तो तुमको लगेगा कि हाँ मूवमेंट हो रहा है, इंडिकेशन शो करेगा कुछ। तो ये पहला चीज डिफ्लेक्ट हुआ। और दूसरा पर्पस ये है कि हम अगर 5 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो ये सर्टेन पोजीशन पे जाके रुक जाए, है कि नहीं। 5 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो 5 एम्पियर पे जाके रुक जाए, मेरा रिक्वायरमेंट तो ये है ना जी। तो इसका मतलब इसको रोकना भी है ना, तो वो रुकेगा, उस पे जाके रुकने के लिए हमको एक कंट्रोल टॉर्क देना पड़ता है, तभी जाके वो उसको कंट्रोल करता है, वो रोकता है उस पे। उसके बाद तीसरा पर्पस है ना, ये जाके उस पे गया ना तो वहां जाके ये ऐसे ऐसे मूवमेंट ना हो, फ्लक्चुएशन जो है वो ना हो, इसको हंटिंग भी बोलते हैं, ऑसिलेशन भी बोलते हैं। ये चीज ना हो, तो इस ऑसिलेशन को रोकने के लिए, इस या फिर इस हंटिंग को रोकने के लिए, है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके का टॉर्क अवेलेबल रहता है, समझे। किसी भी मतलब ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जाके आगे एक पढ़ेंगे, जैसे एक का तुम जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क अवेलेबल नहीं रहता, समझे। जैसे तुम्हारा मेगर पढ़ेंगे, मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहता। फिर हम लोग, ठीक है, तो आ जाते हैं। और फिर जैसे तुम जाओगे फिर एनर्जी मीटर पढ़ोगे तो उसमें एक जैसे ब्रेकिंग टॉर्क भी एक आता है, तो वो फिलहाल हम लोग उसमें नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो 3 चीजें हैं, ये जो 3 का है हम लोग को बार बार आएगा, तो ये तीनों ऑपरेटिंग टॉर्क हमको पहले जानना है, ये तीनों टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी जानना है। ओके, तो देखो कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देखो any instrument deflection is found by total effect of the deflecting torque या और force और control torque and damping torque। देखो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो टोटल डिफ्लेक्शन होता है ना, वो तीनों इफेक्ट का, तीनों टॉर्क का कंबाइन होता है, समझे। समझे, इन तीनों का टोटल इफेक्ट जो होता है ना उसके वजह से तुम्हारा रीडिंग पॉसिबल होता है, सिंपल। पहला चीज तो ये। अब उसमें देखो, उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, तो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू बी मेजर्ड। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है भाई, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे तुमको पता है ना 5 एम्पियर है तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये टॉर्क क्या करता है भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हेल्प्स इन रोटेटिंग द इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन। तुम अगर तुम इनिशियल कोई सिग्नल नहीं दिए हो, कोई करंट वोल्टेज कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं दिए हो, तो ये जीरो पोजीशन पे रहेगा, है ना। उसके बाद से जैसे ही तुम इसको दोगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या है जी, इसको इसका मूवमेंट देना, है ना, इसमें मूवमेंट देना, ठीक है।
द सिस्टम प्रोड्यूसिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन सिस्टम। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिस तरफ से भी हो सकता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का यूज कर रहे हैं, है ना। हो सकता है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सारे इफेक्ट्स हम लोग अभी पढ़े, है ना। तो वो सारे इफेक्ट्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। अब सारे के लिए सिस्टम अलग अलग होगा। जैसे तुमको अगर मान लो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट यूज करना है तो तुमको परमानेंट मैग्नेट चाहिए, है कि नहीं। परमानेंट मैग्नेट चाहिए, उसमें तुम्हारा क्या रहेगा, कॉइल लगा रहेगा, ठीक। फिर उसमें तुम्हारा करंट फ्लो होता है, तब जाके डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम लोग जब इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें तुमको पता चल जाएगा कि इसमें किसमें कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो वो सारा जो है, जैसे परमानेंट मैग्नेट हो गया, कॉइल हो गया, है ना, ये सारा चीज मिलकर क्या बनाता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम बनाता है, ठीक है। पॉइंटर हो गया, पॉइंटर भी तो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो ये सारा क्या मिलकर बनाता है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है। सिस्टम मतलब हो जाता है 3-4 कंपोनेंट मिलके आपस में क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उनका पर्पस क्या रहता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देना। इसके बाद से जो होता है वो है काम तुम्हारा क्या, कंट्रोलिंग प्रोड्यूस करना, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करोगे जी, है ना। देखो, तो कंट्रोलिंग टॉर्क होता क्या है, तुमको बताएं हम कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का मूवमेंट अगर हुआ है तो अब हमारा पर्पस ये है कि ये इसके जो है, इसको सर्टेन पोजीशन पे जाकर रुकना है। ऐसा ना कि इधर से थोड़ा सा हिल गया तो ये पूरा इधर चला गया, है ना। मान लो कि थोड़ा सा हिलाएंगे, अगर मान लो कोई कंट्रोल नहीं दिए हैं तो क्या होगा, इधर से तुम थोड़ा सा ही फोर्स दोगे ना तो ये घूम के इधर चल जाएगा, जाकर रुक गया, है ना। तो इसको कोई ना कोई एक चाहिए बंदा कंट्रोल करने वाला, ठीक है, कि हम जितना दे करंट उतना ही पे रहे, ज्यादा आगे ना जाए, समझे, पूरा पे ना पहुंच जाए, ठीक। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है भाई, इसके लिए हम लोग 2-3 तरीका है। जैसे एक तरीका क्या है कि आप स्प्रिंग डाल दीजिए, समझे। एक तरीका ये है कि आप स्प्रिंग डाल दीजिए। अब स्प्रिंग में क्या होगा, आप जितना फोर्स दीजिएगा स्प्रिंग भी अपोजिशन में उतना फोर्स लगाएगा। लोग जानते होंगे कि जितना तुम स्प्रिंग में देखो, अगर लीनियर स्प्रिंग है ना, अगर देखो मान लो अगर लीनियर स्प्रिंग इस तरह से रहता है, समझे। और जो हम लोग इसके अलावा होता है स्पाइरल स्प्रिंग होता है, स्पाइरल स्प्रिंग इस तरह से रहता है, समझे। तो जो भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें हम लोग स्पाइरल यूज करते हैं, जिसका भी डिफ्लेक्शन इस तरह से होता है ना, ठीक है। सर्कुलर जिसमें मोशन होता है उसमें स्पाइरल स्प्रिंग यूज किया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, इस स्प्रिंग में ये जो स्प्रिंग होता है इसमें तुम्हारा होता है ऐसे, जो टॉर्क जो इसका होता है ना, कंट्रोल टॉर्क, वो के इंटू एक्स होता है। मतलब तुम जितना खींचोगे इसको उतना ज्यादा ये अपोजिशन फोर्स लगाएगा, ये बात तुम लोगों को पता होगी। ये सॉरी, ये फोर्स इक्वल टू के होता है। अगर टॉर्क के टर्म में लिखोगे ये तुम्हारा के इंटू थीटा होता है। ये तुम लोगों को बात पता होगा, है ना। यस सर। पता है ना जी, हाँ ठीक है। सर। तो एक तो तरीका है स्प्रिंग यूज करने का, ठीक। दूसरा तरीका होता है ग्रेविटी यूज करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, ग्रेविटी यूज करने का, ठीक है। तो अब ग्रेविटी वाला कैसे यूज करते हैं, तो देखो ग्रेविटी वाला में मान लो, तो ग्रेविटी वाले में लिमिटेशन होता है कि हमको क्या करना रहता है ना, वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है ग्रेविटी वाला जो यूज करते हैं ना, उसको वर्टिकली रखना पड़ता है, ठीक है। अब वर्टिकली रखेंगे तो जैसे मान लो इसमें क्या करेंगे ना, तो वर्टिकली रखेंगे तो मान लो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ऐसे है, यहाँ पे तुम क्या किए, एक मास लगा दिए, समझे। तो वो क्या करेगा ना, इसमें ये मास इसको तुम थोड़ा सा भी घूमेगा ना तो इसको क्या करेगा, वापस से नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम कुछ ना कुछ कनेक्ट किए हुए हो। उसके वेट जो है वो वेट से क्या होगा, इसको नीचे की तरफ लाके अल्टीमेटली पॉइंटर उसको मतलब उसको अपोजिशन करेगा, समझे। तो ये उसके लिए एक काउंटर वेट लगाया जाता है। हम उसका क्या करेंगे ना, देखो स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों का इंडिविजुअल हम तुम लोगों को बताएंगे। फिलहाल तीनों इंडिविजुअल समझ लो, है ना। हम इसका स्पेशल तुम लोगों को बताएंगे फिर से, ठीक। इसका फिगर देके, ठीक है, क्योंकि हम देखे क्वेश्चन में तुम लोगों को ये डायरेक्टली पूछता भी है कि डिफ्लेक्शन टॉर्क जैसे डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हारा ये डैम्पिंग टॉर्क्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क्स। तो उसमें तुमको ये दोनों बताना पड़ेगा, तो वो हम तुमको इंडिविजुअल बता देंगे, ठीक है। फिलहाल कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक। तो स्प्रिंग टाइप्स और ग्रेविटी, ये दो तरीका है कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस करने का, ठीक है। देखो द सिस्टम, अब देखो ये अब जो भी सिस्टम है, अब तुम ग्रेविटी यूज कर रहे हो तो इसके लिए काउंटर बैलेंस यूज कर रहे हो, तो ये सारा, और या फिर अगर तुम स्प्रिंग यूज कर रहे हो तो स्प्रिंग यूज कर रहे हो, तो ये सारा मिलके क्या बना रहा है, अपना कंट्रोलिंग सिस्टम बना रहा होगा, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट में वैसे ही होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम, डिफ्लेक्शन सिस्टम, फिर डैम्पिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया।
अब देखो कंट्रोल सिस्टम का फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। पहला चीज, टू प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बताया ना तुमको, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करना है ताकि उसको रोक सके उस सर्टेन पोजीशन पे जाके, है ना, एट फाइनल स्टेडी पोजीशन, ठीक है। जब फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया 5 एम्पियर करंट पर, देखो इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा ना, धीरे 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 वो बढ़ेगा। जब वो 5 एम्पियर पे पहुंचना है तो 5 एम्पियर पे जब पहुंच गया तो एग्जैक्टली अपोजिट प्रोड्यूस करेगा, तभी जाके क्या होगा, मान लो कि तुम जितना खींच रहे हो उसके अपोजिशन में उतना लगा दोगे तो वो रुक जाएगा एक जगह पे, है कि नहीं। इसका काम वही है, उसको फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन पे जाकर रोक देना। फाइनल स्टेडी पोजीशन का मतलब कहाँ, जहां जितना एम्पियर का करंट है या फिर जो भी चीज मेजर कर रहे हैं उतने पे जाके उसको रोक दे। ओके, तो देखो, to produce a torque equal and opposite to the deflecting torque at final steady position of the pointer in order to make deflection of the pointer definite for a particular magnitude of current. Okay, और input parameter, ठीक है। करंट हो या फिर जो भी इनपुट पैरामीटर हो उसके इक्वल में लाकर वो बराबर रख दे, है ना। ये समझ में आ गया ना। पहला काम क्या है जी इसका, टॉर्क प्रोड्यूस करना या फिर फोर्स प्रोड्यूस करना अपोजिट टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना, ठीक है। और कितना इक्वल, कब, जब फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाए तब जाके इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा इसका काम क्या है कि अगर मान लो कि तुम करंट दिए थे तो यहाँ पहुंच गया था, जहां पे जाकर रुक गया था। अगर तुम क्या किए कि करंट हटा दिए सडनली, है ना, तुम सडनली करंट हटा दिए, करंट वोल्टेज जो भी तुम मेजर कर रहे हो उसको तुम सडनली हटा दिए, तो ये क्या होगा, वापस इसको जीरो पे आ जाना है कि नहीं, है ना। ऐसा हो सकता है कि तुम हटा दिए तब भी वो उतना ही पर रुका हुआ है, ठीक है। इसका एक काम ये भी है कि अगर तुम जैसे ही करंट हटा दिए ना, ये वापस से जीरो पे चला आएगा, है ना, रीसेट कर दिया एक तरीके से, ठीक। तो एक काम इसका ये भी है। तो देखो इसीलिए सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, टू ब्रिंग द सिस्टम, टू ब्रिंग द मूविंग सिस्टम बैक टू जीरो पोजीशन, है ना, when the force causing the instrument moving deflects is removed, जब तुम जो भी फोर्स था, है ना, जो भी डिफ्लेक्शन जो मूविंग को उसको जो भी फोर्स लग रहा था वो कॉज अगर तुम हटा दिए, है ना, तो तुम्हारा वो क्या करेगा, उसको वापस से जीरो पोजीशन पे लेके चला जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर, ठीक। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इन इंडिकेटर और ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय स्प्रिंग, मच लेस कॉमनली बाय ग्रेविटी, समझे। तो ज्यादातर जो है, ज्यादातर केसों में क्या होता है, स्प्रिंग टाइप यूज होता है, ग्रेविटी टाइप कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट में होता है। और जहां भी ग्रेविटी टाइप यूज होता है उसमें कुछ लिमिटेशन होता है, आप उसको वर्टिकली माउंट रख सकते हैं, समझे। तो ग्रेविटी टाइप वाले का कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइप ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हम लोग आगे जब देखेंगे ना तो वो दिख जाएगा तुमको कैसे स्प्रिंग टाइप यूज भी होता है, ठीक है। वैसे हम तुम लोगों को दिखाए भी हुए हैं कंट्रोलिंग टॉर्क में। सर हाँ बोलो। कंट्रोलिंग टॉर्क का फिर से लैंग्वेज समझाइएगा। लैंग्वेज, यस सर। जो लिखे हुए हैं तुमको उसमें डाउट है, देखो देखो, द एक्ट ऑफ दिस टॉर्क, है ना, द एक्ट ऑफ दिस टॉर्क और फोर्स इज अपोजिट टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इतना तो क्लियर होगा, है ना। इस टॉर्क का क्या काम है कि वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में है, ठीक है। दूसरा देखो, व्हेन डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब दोनों आपस में बराबर होंगे, द मूवमेंट विल बी इन डिफिनिट पोजीशन और इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो तुम्हारा जो मोशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, रुक जाएगा जाके, है कि नहीं। अल्टीमेटली जितना पे है वो उतना पे जाके वो रुकेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीज है, when deflecting and controlling are equal in then movement will be definite in definite position or in equilibrium, है ना। ओके, इक्विलिब्रियम यहाँ पढ़े लिखे हैं सर। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है यार, तुम लोग मैकेनिक्स पढ़े होगे तो ये टर्म आया होगा। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि कोई चीज अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है बताओ, मैकेनिक्स तो तुम लोग पढ़े होगे यार, कहाँ है ना। पढ़े सर, लॉकडाउन में कुछ न पढ़ा हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर तुम लोग नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़े हो, जी सर, थोड़ा पढ़ाई भी थोड़ा नहीं सा किए। पढ़े। तो ये दिक्कत है, चलो। तो मतलब क्लास वगैरह इसी करना जरूरी होता है। जैसे क्या होता है ना कि तुम सेल्फ स्टडी करोगे ना तो प्रॉब्लम ये होती है कि तुम सेमेस्टर तो तुम निकाल लोगे पक्का, है ना, सेमेस्टर तुम निकाल लोगे। लेकिन क्या होता है कि अगर तुम सही से पढ़े नहीं हो, है ना, देखो सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा बहुत अच्छा अच्छा भी कर लेता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है, इतना जान लो। तो अगर तुम लेट से पढ़ना शुरू किए और सफिशिएंट टाइम नहीं दिए तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, है ना। और तुम हर एक सेमेस्टर में कुछ कुछ छोड़ते जाओगे ना
तो अगर उसका आगे यूज आता है तो तुम उसको वहां पे तुमको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जरूरी होता है कि आप सिलेबस को पूरा पढ़िए, है ना। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मदद लीजिए, कोचिंग है या फिर ऑनलाइन वीडियोस है, उस उनकी मदद लेके आप किसी तरह लेकिन सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आपको तुमको अच्छा करना है, अगर सब्जेक्ट तुमको रियली पसंद आता है, अगर इंजीनियरिंग सच में तुम सच में अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तब की बात कह रहे। अदरवाइज खाली सेमेस्टर पास करना है तो उसके लिए तो भाई नहीं कोचिंग करेगा तब भी चीटिंग वोटिंग करके कर लेगा। या फिर दो चार उसमें क्या है, तुम लोग में रहता है ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि सारे के सारे क्वेश्चन बनाने नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। तो तुम क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन बनाओगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ दोगे, है कि नहीं। तो तुम मान लो कि 7 क्वेश्चन है, मान लेते हैं एग्जाम्पल देते हैं 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 क्वेश्चन में से तुमको 7 ही क्वेश्चन बनाना है या फिर 5 ही क्वेश्चन बनाना है, मान लो, है ना। इसमें से 5 ही क्वेश्चन बनाना है या फिर 7 क्वेश्चन बनाना है पूरा पूरा, ठीक। इसमें से तुम 5 में भी तुम पास कर जाओगे, है ना। तुम 5 क्वेश्चन बना के भी पास कर जाओगे। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि भाई 5 को चैप्टर पढ़ेंगे, 10 को चैप्टर कहाँ, 5 को पढ़ेंगे, 5 को मतलब पास हो ही जाएंगे तो बाकी पढ़ के क्या करेंगे, समझे। तो उतना ही अगर पढ़ोगे तो फिर अगले सेमेस्टर में प्रॉब्लम होगी जब उसका यूज आएगा, है ना। तो इसीलिए वो जरूरी होता है बेसिक, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो दो चीजें हैं, है ना। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट मीन्स कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, समझे। मतलब दो, एक इधर से फोर्स लगा, एक इधर से फोर्स लगा, और दोनों को बैलेंस किए हुए है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एक फिक्स पोजीशन पर रखे हुए, समझे। तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। इसका नेट मूवमेंट अब नहीं होगा, ओके, समझ गया ओके। ना। यस। वो एक डिफिनिट पोजीशन पे है, वो फिक्स पोजीशन पे रहेगा उस केस में, ठीक है। चलो स्पाइरल देखो, तो इसके बाद से तुम्हारा क्या, स्पाइरल स्प्रिंग और ग्रेविटी यूजुअली गिवन टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग, ये भी लाइन एकदम सिंपल है, ठीक है। अब जो सिस्टम इसको कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है उसको कंट्रोलिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत कुछ मतलब ऐसा टफ लैंग्वेज नहीं है। एक्चुअली क्या है, 10th के बाद तुम लोग जब जाते हो पॉलिटेक्निक में तो शुरुआत में इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब जो भी बिहार बोर्ड वाले हैं, हम लोगों को भी होती थी शुरुआत में। पहला सेमेस्टर में तो हम लोग खाली कितना सारा रट रट के एग्जाम दिए थे, मतलब इंग्लिश पूरा खुद से लैंग्वेज बनानी होती नहीं थी, है ना। तो बहुत सारा रट रट के एग्जाम दिए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे, हिंदी में भी लिख देते थे, समझे। तो एग्जाम में इक्वली नंबर मिलता है, ध्यान देना। अगर मान लो कहीं तुमको प्रॉब्लम होती है, अगर लेकिन तुम चीज को जानते हो ना तो तुम हिंदी में भी लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। इनिशियल सेमेस्टर में ये चलता है, समझे। लेकिन अपना इम्प्रूव करना है और उसके लिए क्या है, तुमको बुक पढ़ना होगा। तुम बुक पढ़ोगे, डिक्शनरी को बार बार देखोगे तो तुमको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। हिंदी तो वो वाले को बहुत ही बहुत जरूरी। कम नंबर मिलता है सर। हिंदी वाले को ऐसा नहीं है यार, मेरा यस एक सर। दोस्त था, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा था, समझे। हिंदी इंग्लिश वो दोनों मिक्स करके लिखा था। डिपेंड करता है तुम कंटेंट क्या लिख रहे हो, तुम हिंदी में लिख रहे बहुत ज्यादा लिखे नहीं, है ना। तो है, अब टीचर भी ये भी एक्सपेक्ट करता है। अब मान लो तुम जितना लिखे हो उतना ही कोई और इंग्लिश में भी लिखा है ना। उतना ही लिखा है, तुम्हारे से अच्छा डायग्राम बनाया है, तो उसी को नंबर मिलेगा ना मेरे भाई, समझे। हम कह रहे हैं कि जहां तुम मिस कर रहे हो तो वहां तुम लिख सकते हो हिंदी में। अगर टीचर देख रहा है कि अगर तुम कंटेंट सही लिखे हो तो वो नंबर देगा, समझे। अगर टीचर ढंग का है तो ये भी बता दे रहे हैं। कुछ होते हैं देखिए कि पहले ही डिटरमाइंड हो जाते हैं भाई बेकार है, हटाओ इसको। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि हिंदी में एकदम से हमको खराब नंबर मिलेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं रहा है ना, और तुमको हिंदी में तुम लिखने की कैपेबिलिटी है, तुमको पता है उसकी उस चीज के बारे में, तो तुम हिंदी में लिख दो यार, छोड़ने से क्या फायदा है, समझे। तो ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सर तुम एकदम से इंग्लिश लिखोगे। हाँ सर बोलो बोलो। फॉल्ट वाले हिंदी से लिख दे तो सर। इंग्लिश हाँ लिख सकते हो यार, लेकिन देखो इनिशियल के सेमेस्टर में चलता है। अब मान लो कि तुम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आगे हो, तब जाके भी ये काम करोगे, तब जाके टीचर सोचेगा इतना अब 1 साल 2 साल हो गया, उसके बाद से तो तुम्हारी इंग्लिश कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, है ना। तो इनिशियल्स के सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, मतलब फर्स्ट सेकंड में थर्ड तक भी तुम आराम से कर सकते हो, इंग्लिश इंग्लिश लिख सकते हो, ठीक है। टीचर समझेगा कि बच्चा को कुछ याद है, अगर टीचर ढंग का होगा तो मतलब उसमें अब हम बोल नहीं सकते इसका क्या रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं वापस से कंट्रोलिंग टॉर्क पे। इसके बाद से जो आता है वो है डैम्पिंग टॉर्क, ओके। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, देखो डैम्पिंग टॉर्क जो होता है तुम्हारा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किसके, मूवमेंट के, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा क्या पहले टॉर्क, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, देखो मान लो
एक पॉइंटर है, ये ऐसा पॉइंटर है, ठीक। तो पॉइंटर पे एक जो टॉर्क लगेगा तुम्हारा टीडी इस डायरेक्शन में लगा, तो तुम्हारा जो है बाकी जो 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 जो, जो टॉर्क बताया, एक तो तुम्हारा टीसी है तो वो तुम्हारा इसके अपोजिट में लगा, और दूसरा जो तुम्हारा है ये डैम्पिंग टॉर्क जो है, ठीक है, इसको हम कैपिटल डी से दिखा दे रहे हैं डैम्पिंग को, है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम स्मॉल डी से दिखा, तो ये भी तुम्हारा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं। तो देखो ये इस मूवमेंट के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे यही लिखा है, अ डैम्पिंग फोर्स जनरली वर्क्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द मूविंग सिस्टम, है ना। This opposite movement of damping force without any oscillation or very small oscillation brings the moving system to rest at its final position quickly, है ना। तो डैम्पिंग का पर्पस हमारा ये रहता है, देखो यहाँ पे हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ देखो तुम्हारा कोई भी पोजीशन पॉइंटर है ना, देखो ये जो है देखो, ये जैसे मान लो तुम्हारा पॉइंटर है, ठीक है, अब ये तुम्हारा पॉइंटर आया, है ना। अब ये पॉइंटर मान लो 5 एम्पियर तुम करंट दिए, अब तुम्हारा ये 5 पे आके रुक जाना चाहिए, है कि नहीं। तुम्हारा इधर से ऐसे ऐसे आता, सीधे जाके यहाँ पे रुक जाता, ठीक। लेकिन होता क्या है कि ये पॉइंटर आके ना यहाँ पे लगता है डिफ्लेक्ट करने, इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, है ना। तो कुछ देर इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, इधर इधर ऐसे 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 ऐसे, तुम लोग देखे होगे यार, है ना। यस सर। तो ऐसे ऐसे ये डिफ्लेक्शन होता है, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो अगर बहुत देर तक होते रहेगा तो तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे, मान लो ये 4 और 6 के बीच, 5 पे जाना था, ये 4 और 6 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे भाई ये 6 है कि 4 है ना, या 5.5 है, कैसे तुम डिसाइड कर पाओगे। तो ये चीज नहीं पता चल पाएगा जब तक वो स्टेडी स्टेट पोजीशन पे ना आ पाए, है ना। तो वैसे सिनारियो के लिए हम लोग डैम्पिंग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि ये जो है, ये इसमें जो है वो क्या हो, वो आके वो ऑसिलेशन ना हो। और दूसरा चीज, मान लो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा एकदम धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं, मान लो डिफ्लेक्शन हो भी रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करता है ये डैम्पिंग का, समझे। तो मोशन कितना तेज होगा, कितना जल्दी फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन में पहुंचेगा, ये सब ये डैम्पिंग टॉर्क पे भी डिपेंड करता है, समझ गए। अब देखो इसका क्या क्या है, हम लोग क्या क्या तरीका यूज करते हैं, देखो एयर फ्रिक्शन यूज करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन यूज करते हैं, एडी करंट यूज करते हैं, समझे। ये सारा चीज हम लोग तरीका यूज करके डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या किया जाता है, बहुत सारे डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट में जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको ऑयल में क्या किया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है, समझे। तुम लोग को हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, जस्ट वेट, वीडियो हम थोड़ा देर के लिए बंद करते हैं। ओके देखो मेरा वीडियो सबको अब क्लियर दिख रहा होगा, है ना। देखो यहाँ पे ये चीज हम तुम लोगों को पहले भी दिखा चुके हैं, है ना। ये सिंपल एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो इसका तुम लोग को समझना है, हम तीन टॉर्क बताए ना तुम लोगों को अभी तक, है कि नहीं। हेलो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बताएं, कंट्रोलिंग टॉर्क बताएं, और सर क्या वीडियो बताएं नहीं आ रहा है। डैम्पिंग टॉर्क। भाई मेरे ख्याल से तो वीडियो आ रहा होगा सबको। यस सर, आ रहा है। ठीक है देख लो, तुम्हारा नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, आ जाएगा कुछ देर में, ठीक है। तो देखो तो इसमें क्या होता है, आपको इसका सिस्टम समझना है ना। इसके सिस्टम में अब देखो तीनों तरीके के जो टॉर्क लगे हैं, हम लोग को देखना होगा ना भाई ये तीनों तरीके के टॉर्क इसमें कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, है कि नहीं। यस सर। ठीक है तो हम लोग देखते हैं, जैसे क्या कि ये क्या करता है ना, ये प्रेशर इंडिकेटिंग डिवाइस है, समझे। प्रेशर को इंडिकेट करेगा, तो अब प्रेशर क्या हो सकता है, पानी का हो सकता है, जो भी तुम फ्लूइड हो उसका प्रेशर वो बताएगा, ठीक है। अब जैसे देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से मान लो इसके थ्रू प्रेशर इसमें गया, ओके। तो ये हम तुम लोग को बताए थे, ये पीछे जो लगा रहता है ये बॉर्डन ट्यूब है, तुम लोग को पहले भी हम ये चीज बता चुके हैं। इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये इसमें तुम्हारा गया, है ना। अब ये क्या करेगा, इसको तुम्हारा है, इसको मतलब इसके पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। इसके पोजीशन को चेंज करेगा, तो ये जैसे पोजीशन चेंज होगा, इसमें एक मैकेनिकल लिंकेज लगा हुआ है, ठीक है। इस बॉर्डन ट्यूब से एक मैकेनिकल लिंकेज लगा हुआ है। वीडियो नहीं आ रहा है,
नहीं सर, आप हट जाता है वीडियो सर। नेटवर्क में रेट बता रहा है सर। कितने लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है सर, मेरा क्लीन। मतलब कोई सबको तो बोलता है बहुत ना सर तो उसका आ जाता है बीच में। बोलो नहीं यार, दो लोग, है ना? आप बताइए सर। ठीक है, तो क्लियर है सबको कि नहीं? मैं फिर से बता देता हूँ, है ना? देख लो, पहला नहीं सर, चीज क्लियर नहीं है मेरा। फिर से अरे तो बता रहे, रिकनेक्ट बोले फिर से। ठीक है? नेट स्लो है। ओके, देखो, साइलेंट हो जाओ आप सब लोग। देखो, पहला क्या है? डिफ्लेक्शन टॉर्क, है ना? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा जी? इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है? तुम जो भी प्रेशर दे रहे हो, तो प्रेशर को क्या कर रहा है? प्रेशर को तुम्हारा वो फोर्स में कन्वर्ट कर दे रहा है एक तरीके से, है ना? तुम्हारा प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। वो फोर्स क्या किया? इस मैकेनिकल लिंकेज को मूव कराया, ठीक? ये मैकेनिकल लिंकेज जो तुम्हारा है ना, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को बड़ा डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेटिंग एलिमेंट। ये जो तुम्हारा मैकेनिकल लिंकेज है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे नहीं, इसमें एक गियर टाइप का स्ट्रक्चर है, वो तुम्हारा डेटा मतलब एम्पलीफाइंग मतलब होता है, मैनिपुलेटिंग एलिमेंट होता है, ठीक? तो एक केस में गियर टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, गियर टाइप का स्ट्रक्चर लगा रहता है। वो क्या करता है? थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, उसको ज्यादा डिफ्लेक्शन में चेंज कर देता है, ठीक है? एक तो चीज ये जो हो गया, ठीक है? तो ये डिफ्लेक्शन सिस्टम तुम्हारा, ये बर्डन ट्यूब, है ना, और ये मैकेनिकल लिंकेज, और उसके बाद से ये गियर, उसके बाद से ये पॉइंटर, ये सारा मिलके क्या बनाया? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बना दिया, ठीक? इसके बाद से क्या होता है कि डिफ्लेक्शन सिस्टम के बाद से तुम्हारा क्या आएगा? 1 सेकेंड। ओके, तो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम समझ गए, है ना? अब इसके बाद से दूसरा चीज क्या है जी? कंट्रोलिंग सिस्टम। तो कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए स्प्रिंग दिया गया है अंदर में, समझे? तो जैसे जैसे तुम्हारा इसका पॉइंटर का मूवमेंट होगा, वो जैसे मान लो जैसे जैसे इसका पॉइंटर का मूवमेंट हम जैसे जैसे करेंगे ना, ठीक है, तो मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग वो उसको कंट्रोल करेगा। तो स्प्रिंग का दो पर्पस है कि नहीं? स्प्रिंग का दो पर्पस, पहला पर्पस क्या है कि अगर तुम मतलब जितना करंट दिए हो उतना पे ले जाकर उसको रोक दे, जितना भी मतलब प्रेशर है इसमें, है ना, इनपुट से जितना प्रेशर आ रहा है उतनी उसी पे जाकर रोके। ऐसा ना हो कि हम मारे तो पूरा जाके फाइनल पे पहुंच जाए, है कि नहीं, पूरा पार कर जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो तुम मान लो तुम 2.5 kg का प्रेशर दिए हुए हो, ठीक है, तो इतने उतने पे जाके वो रुक जाए, समझे? एक तो ये पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस क्या है कि अगर तुम प्रेशर जैसे ही तुम हटा दोगे तो वापस वापस से जीरो। देखो हम इसको मान लो हाथ से दिए हुए हैं, ठीक है, और उसको जैसे ही छोड़ रहे हो वापस से जीरो पे आ गया, यस। तो ये दूसरा पर्पस को फुलफिल कर दे रहा है कि नहीं? तो दो पर्पस तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया, है ना? इसके बाद से तीसरा तीसरा चीज क्या बताते थे? डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क के लिए बोले ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे खुले में नहीं रहता, है ना? इसके लिए तुम्हारा ये क्या रहता है भाई? पैक्ड रहता है, ठीक है? तो ये पैक्ड रहता है। तो अब देखो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि देखो, एक तो काम ये कर सकते हैं हम, अगर बेहतर डैम्पिंग हमको देना है, एक तो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि ये तो कुछ नहीं है, तो ये कोई हम लोग स्पेसिफिक, इसमें ये जो पार्टिकुलर है इसमें कोई हम लोग स्पेसिफिक डैम्पिंग नहीं प्रोवाइड किए हुए हैं, है ना? जो पॉइंटर का मूवमेंट है वो हवा के थ्रू, मतलब एयर के थ्रू ही रुक रहा है, लेकिन ये इफेक्टिव एयर डैम्पिंग है नहीं। एयर डैम्पिंग के लिए अलग से हम लोग मतलब एक स्ट्रक्चर चैम्बर यूज करते हैं किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में, वो हम तुमको डायग्राम से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फिलहाल देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑयल डैम्पिंग भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक कैप रहता है, ठीक? इसमें क्या किया जाता है? ऑयल फिल कर दिया जाता है। वो ऑयल कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ऑयल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि तुम्हारा जो भी रीडिंग है वो दिख सके, समझे? तो वो ऑयल तुम्हारा कैसा रहेगा? ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है? तो ये ट्रांसपेरेंट तुमको ऑयल, और उसमें क्या होगा तुम्हारा? ऑयल तुम्हारा क्या करता है ना, उसके मोशन को अपोज करेगा, समझे? तो वो जो ऑसिलेशन होता है, हंटिंग होता है ना, वो कम हो जाएगा, समझे? तो ऑयल का यहाँ पे ये पर्पस रहेगा, समझ गए? तो ये यस। तीनों चीज इफेक्टिव, तीनों मिलके तुमको फाइनल रीडिंग देते हैं, है ना? अगर ऑयल का डैम्पिंग अगर बहुत ज्यादा रहे, है ना, मान लो तुम्हारा ऑयल का जो भी विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा रहे, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा फोर्स लगा कि मूवमेंट ही ना होने दे। तो डैम्पिंग टॉर्क तुम्हारा कायदे का रहना चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए कि पूरा मोशन को ही रोक दे, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं रहना चाहिए कि ज्यादा ऑसिलेशन करे, ठीक है? ओके, तो ये इतना चीज तुम लोगों को अगर क्लियर हो गया है, तो डैम्पिंग के मेथड्स होते हैं, 3-4 मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक? और
एक्चुअली क्या था कि हम तो सोचे थे आज की क्लास हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही होगा, जिस किसी को डाउट है वो पूछ